हेलो स्वागत है आपका एसेट क्लासेस में। हम लोग कवर कर रहे हैं रोजाना 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखो आप डेली जो है 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो यानी कि महीने के एंड में आपको 90 टॉपिक जो हैं ऐसे तैयार हो जाएँगे, जो हाई क्वालिटी के होंगे और रेलेवेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है कि 1 महीने में आप 90 टॉपिक जो है आराम से कवर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो, रिवीजन ईजी हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर दिन सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और महीने के एंड तक जो है आपको 90 ऐसे टॉपिक तैयार हो जाएँगे करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करके आप जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक में मास्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है हम लोग 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमको कौन-कौन से टॉपिक जो है कवर करने हैं। सबसे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एसेट क्लासेस के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आइकन लगा रखा है इस तरीके का आपको चैनल मिलेगा। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट उसी पे मिल जाएँगे और जितने भी पीडीएफ्स हैं और जो आगे मैं अपलोड करूँगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, वो सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है? तो टेलीग्राम को भी जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है? अब बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि हमको आज कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहली जो न्यूज़ हमको कवर करनी है वो है डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो डब्ल्यूएचए है, उसने ऑफिशियली जो है डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो लीगली बाइंडिंग है। इसका मेन जो एम है वो फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए दुनिया को जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करना, जिससे कि जो भी हमें दिक्कत देखने को मिली थी पैंडेमिक में वो सब ना हम दोबारा झेलें। इस एग्रीमेंट के थ्रू कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगी, जिससे जो वैक्सीन हो गई, डायग्नोस्टिक चीज़ें हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, सबको बराबर मिल पाए और हेल्थ इमरजेंसीज को जो है बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके। यहाँ पे हमने इस न्यूज़ के बारे में समझ लिया कि ये चर्चा में क्यों रही है। अब इसकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ-कहाँ रेलेवेंट है ये। तो आपको जीएस पेपर 2 में इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आईआर और ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के बारे में आपको इस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे। फिर जीएस पेपर 3 में जो पब्लिक हेल्थ का जो इश्यू आता है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इश्यू आता है, उसमें जो है आप इस तरीके की न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो है किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो बैकग्राउंड बेसिकली क्या है कि देखो कोविड-19 जब आया, तो उसने दुनिया के हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज़ कर दिया। ठीक है? और जितनी भी कमजोरियाँ थी हेल्थ सिस्टम की, उसको दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वैक्सीन एक्सेस हो गया है ना, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो गए, ये सब चीज़ें हो नहीं पाई। तो 2021 में इंडिपेंडेंट पैनल रिपोर्ट ने एक स्टडी करी और दिखाया कि जब अमीर देश जो है वैक्सीन को स्टॉक कर रहे थे, तब गरीब देश जो है वो पीछे जो है रह गए। इस वजह से जो है कई लोगों की जान चली गई और इकोनॉमिक डिस्रप्शन भी ज़्यादा लंबा चला गया। ठीक है? जो अवॉइड किया जा सकता था। बेसिकली जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है रिपोर्ट में कि ये जो पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन थी हम उसको अवॉइड कर सकते थे। बट क्योंकि इस तरीके का कोई भी लीगली बाइंडिंग हमारे पास ट्रीटी नहीं थी, तो अब इस तरीके से चीज़ों को हम टैकल नहीं कर पाए। इसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट पर 3 साल तक 124 कंट्रीज ने जो है वो साइन किए हैं। इसमें बेसिकली फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए एक फेयर और इफेक्टिव ग्लोबल रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करने की बात की गई है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड समझा कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब समझते हैं कि ये ट्रीटी बेसिकली है क्या, या जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसमें देखो ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाएगी, जो डब्ल्यूएचओ का एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 के अंडर में जो है अडॉप्ट की गई है। ठीक है? ये सिर्फ जो है दूसरी ऐसी ट्रीटी है। पहली जो ट्रीटी थी वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल थी, जो 2003 में आई थी। इस तरीके की ट्रीटी ये दूसरी है कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो है वो की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसका एम क्या है, तो इसका मेन गोल जो है वो सभी देशों को वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स जो होती हैं और मेडिसिन तक जो है बराबर एक्सेस मिले और फ्यूचर पैंडेमिक्स के टाइम पर एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार हो सके। इसके अडॉप्शन की बात करते हैं तो इस एग्रीमेंट को 124 कंट्रीज ने अप्रूव किया है। 11 कंट्रीज ने जो है एब्सटेन किया है इसको, यानी 11 कंट्रीज ने इसको नहीं माना है अभी। यूएस ने पॉलिसी चेंज के बाद नेगोशिएशन से विड्रॉ कर लिया था। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि यूएसओ ने इस पे विड्रॉ कर लिया है। बेसिकली अभी यूएसए क्या कर रहा है कि हर चीज़ों से विड्रॉ कर ही रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसने इसमें भी कर दिया। बाइंडिंग नेचर है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है एग्रीमेंट जितने भी पार्टनर कंट्रीज हैं उसके ऊपर बाइंडिंग होगी। सोवरेनिटी की अगर बात करते हैं तो हर कंट्री जो है अपने हेल्थ डिसीजन पर जो है फुल कंट्रोल रखेगी। डब्ल्यूएचओ का इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं रहेगा और किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं करेगा डब्ल्यूएचओ। ठीक है? तो यहाँ पे हमने समझा कि पैंडेमिक जो एग्रीमेंट हुआ है वो है क्या। आप समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हमारे लिए। तो देखो बात ये है कि ये ग्लोबल सॉलिडारिटी बढ़ाता है।
बेसिकली क्या है कि ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया के देशों के बीच एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन की जो है भाव पैदा करेगा, जिससे जो है मल्टीलेटरल हेल्थ सिस्टम पर जो है भरोसा बढ़ेगा और सब मिलके जो है एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले सकते हैं अगर ऐसी कोई पैंडेमिक आती है। इसके बाद जो है पैंडेमिक रेडीनेस को स्ट्रांग बनाएगा ये। इस ट्रीटी से एक ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाता है जो इन्फोर्सिएबल है, क्योंकि ये बाइंडिंग है। इसका मतलब ये होगा कि हर कंट्री को अर्ली वार्निंग, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और तेजी से रिस्पॉन्स देने में मदद मिलेगी। अगली पैंडेमिक आने पर हमको मतलब ज़्यादा हम तैयार हो सकते हैं कि ये बाइंडिंग है, क्योंकि तो आप यहाँ पे अपनी-अपनी मनमानी नहीं चला सकते देश, ठीक है? डेवलपिंग नेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा इसमें। एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि नया इनोवेशन जो है वो वैक्सीन और ट्रीटमेंट सबको मिल सके, स्पेशली उन देशों को जो पीछे रह जाते हैं। बेसिकली क्या है कि जो नॉर्थ साउथ डिवाइड होता है या रिच कंट्रीज़ होती हैं जो और पुअर कंट्रीज़ की जो गैप होता है, जैसे कि जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी-सी गरीबी हमको देखने को मिलती है, तो जो रिच कंट्रीज़ होती हैं इस तरीके का गैप हमको देखने को मिलता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पावर का लिमिट इसमें सेट किया जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ किसी भी कंट्री को नेशनल लॉज़ को ओवरराइड नहीं करेगी, यानी कि किसी भी कंट्री में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर कंट्री अपनी-अपनी सोवरेनिटी रखेगी, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जो है इसमें थोड़ा-सा एक्शन लिया जाएगा कि आपको मदद करनी पड़ेगी। ठीक है? इकोनॉमिक प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगी। जब पैंडेमिक आती है ना, तो खाली हेल्थ पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इस पे पड़ता है इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट, क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन के बाद सारी चीज़ें बंद हो गई हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एकदम डाउन चली गई थी। तो ये ना सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है? तो ये एग्रीमेंट बेसिकली ऐसे मैकेनिज़्म सेट करेगा, जिससे हेल्थ क्राइसिस के टाइम पर इकोनॉमिक डिसरप्शन कम हो और कंट्रीज़ को जो है ज़्यादा लॉस ना हो सके। तो ये जो एग्रीमेंट था इसलिए इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसके बारे में सारी चीज़ें जान ली। अब समझते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से सवाल इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और कमेंट में जो है आपको जवाब देना है। बेसिकली बात ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट आर करेक्ट, ठीक है? तो आपको ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिया है, जो कि यूपीएससी 2021 में आया हुआ है सवाल। आप इसको अटेम्प्ट करो, खुद से लिखने का ट्राई करो, ठीक है? तो इससे आपकी मेंस राइटिंग भी बूस्ट होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो अगला टॉपिक जो हमको कवर करना है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ठीक है? समझते हैं इसके बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ठीक है? इसका जो मेन पर्पस है, जो मोबाइल बेस्ड साइबर फ्रॉड्स को प्रोएक्टिवली रोकना। खासकर जब इंडिया में डिजिटल पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, तो इससे जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के फ्रॉड को रोका जाए। एफआईआर से डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस और ऑनलाइन बैंकिंग को ज़्यादा सेफ बनाने में जो है मदद मिलेगी, ताकि लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और साइबर क्रिमिनल्स पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? यूपीएससी के रेलेवेंसी की अगर हम इससे बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 में आपको देखने को सवाल मिल जाएगा गवर्नेंस, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस की बात हो गई, ठीक है? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात हो गई कि किस तरीके से जो है कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद जीएस पेपर 3 में भी आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है? आपको इस तरीके के सवाल देखने को पेपर में मिलेंगे। अब समझते हैं जो एफआईआर है वो है क्या? एफआईआर एक स्मार्ट डिजिटल टूल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेवलप किया है, ठीक है? इसका जो मेन एम है वो बेसिकली यही है कि मोबाइल नंबर्स को फ्लैग करना, यानी कि उनकी पहचान करना, अगर उनका फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो किस तरीके से जो है उसको टैकल किया जा सकता है, ठीक है? इस तरीके के इंडिकेटर्स की जो है यहाँ पे बात चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये एफआईआर जो है ना, ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का जो है पार्ट है। जैसे ही कोई सस्पिशियस नंबर फ्लैग होता है, उसका रिस्क स्कोर निकाला जाता है और ये इन्फॉर्मेशन बैंक्स को, यूपीआई ऐप्स को, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गए, गूगल पे हो गए और एनबीएफसी के साथ जो है ये रियल टाइम में शेयर की जाती है। जिससे कि जो है ये वेरी रिस्क और हाई रिस्क वाले नंबर्स को जो है वो पकड़ सकते हैं और साइबर क्राइम्स होते हैं उनको रोक लगाने में आसानी मिल सकती है, ठीक है? अब इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, तो देखो बात ये है कि ये रिस्क क्लासिफिकेशन करता है। बेसिकली बात ये है कि एफआईआर जो है हर मोबाइल नंबर को उसके फ्रॉड से जुड़ी एक्टिविटी के बेसिस पे जो है 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करता है। पहला हो गया मीडियम, दूसरा हो गया हाई और तीसरा हो जाता है वेरी हाई रिस्क, ठीक है? इस क्लासिफिकेशन के लिए जो एफआईआर डेटा लेता है वो लेता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यानी कि एनसीआरपी से जो है इस तरीके के जो है वो डेटा लेता है। और इसके अलावा जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके चक्षु प्लेटफॉर्म से और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो इस तरीके के डेटा वो लेता है, ठीक है? इसके बाद अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ये एफआईआर सिस्टम जो है मेजर यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे कि फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया और बैंक्स के साथ जो है इंटीग्रेटेड है। अगर कोई वेरी हाई रिस्क नंबर से ना ट्रांज़ैक्शन होता है, तो यूपीआई ऐप्स उसे ब्लॉक कर देगा या फिर कोई वार्निंग आपको दिखा सकता है। मीडियम रिस्क पर भी जो है कॉशियस नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है, ये फ्रॉड है कि सेफ़ है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, तो प्रोएक्टिव साइबर शील्ड हो जाती है, क्योंकि एफआईआर जो एक प्री ट्रांज़ैक्शन वैलिडेशन टूल की तरह काम करेगा, यानी फ्रॉड होने से पहले ही अलर्ट आपको मिल जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।
इससे बैंक्स को, एनबीएफसीज को और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक या डिले कर सकते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो सेफ रहे। इसके बाद स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट की भी यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि देखो बात ये है कि जो डीआईपी सिस्टम के थ्रू ना फ्लैग नंबर्स की इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में सब स्टेक होल्डर यानी कि जिसमें बैंक्स हो गए और यूपीआई एप्स हो गए उनके साथ ना शेयर हो जाएगी। इससे सब मिलकर जल्दी से और इफेक्टिवली जो है फ्रॉड को और जो थ्रेट्स आते हैं उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट की एक बात यहाँ पे करी गई है। बेसिकली बात ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो उसका जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है उन नंबर्स की लिस्ट बनाता है जो फ्रॉड की वजह से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। ये लिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर होती है जिससे कि उन नंबर्स की जो है फ्यूचर में मिसयूज ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेफ बनाने के लिए इस टूल का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो एफआईआर है बेसिकली क्या है और इसका क्या यूज़ हो सकता है। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन डाला है कि इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसके कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट में आप इसका ज़रूर आप आंसर बताइएगा। और एक मेंस का भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है जिसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के रूप में। अब यहाँ पे जो लास्ट जो न्यूज़ है हमारी उसको समझते हैं कि वो क्या है। तो तीसरी जो न्यूज़ है वो है हमारी एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं वाई ये न्यूज़ क्या है। तो इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम दिया है। ये अवार्ड जो है वो 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जिनेवा में दिया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया के हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को जो एलिमिनेट करने की लगातार मेहनत को दिखाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। ये ट्रैकोमा से रिलेटेड इंडिया को इस तरीके का अवार्ड मिला है। जीएस पेपर से रेलेवेंसी की बात करें तो जीएस पेपर 2 में आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं जिसमें हेल्थ आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, इंटरवेंशंस आ गए और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की अगर बात करते हैं तो इस तरीके के सवाल आपको अक्सर जो है पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों मिला है इंडिया को। तो देखो इंडिया ने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया था जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसके थ्रू जो है ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने का इंडिया ने काम किया था। इससे पहले ना बेसिकली क्या है कि इंडिया में ट्रैकोमा एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन सालों की मेहनत के बाद इंडिया जो है अब डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजन का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा को जो है एलिमिनेट करने वाला सर्टिफिकेट प्राप्त किया है डब्ल्यूएचओ से। अगर मैं बाकी 2 देशों की बात करता हूँ तो वो है नेपाल और म्यांमार, ठीक है। द इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भारत ने अपनी जो सालों की मेहनत के बाद जो इस तरीके का सर्टिफिकेट हासिल किया है। आप समझते हैं कि ट्रैकोमा की जो बात चल रही है वो ट्रैकोमा होती क्या है और क्या वो बीमारी है। तो ट्रैकोमा बेसिकली एक आंखों की इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो मेनली पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं, कपड़े उसके पहन लिए, है ना, या हार्ड सरफेस को जो है टच कर लेते हैं तो आँख को भी जो है इस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है मक्खियाँ जो होती हैं वो भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसको फैलाने में। अगर मक्खी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आँख या नाक पर बैठ जाती है और फिर किसी दूसरे इंसान के पास चली जाती है तो उससे इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर ट्रैकोमा जो है टाइम पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है यानी कि परमानेंट इसका अंधेपन की ये बीमारी है, इसके बाद आप सही नहीं हो सकते। इसलिए जो है अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट इस पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी आँखें सही नहीं हो पाएँगी। वैक्सीन की बात करते हैं तो अभी तक जो है ट्रैकोमा की कोई भी कमर्शियल जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन रिसर्च चल रही है। फ्यूचर में इसकी वैक्सीन बहुत जल्दी ही आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हमने ट्रैकोमा के बारे में सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन जान ली। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। देखो कमेंट में आंसर करते रहो, जिससे मुझे ये पता लगता रहेगा कि आप लोग जो है वो एक्टिव हैं। आपको ये 3 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही रहेगा। फिर मैंने इसमें मेंस का भी क्वेश्चन दिया है, आप उसको लिखिए और अपने प्रैक्टिस करिए आंसर की। तो यहाँ पे हमने तीनों टॉपिक आज से कवर कर लिए। आप समझते हैं कि हमने कौन-कौन से टॉपिक जो हैं वो इस वीडियो में कवर किए, तो थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक एग्रीमेंट के बारे में, कि किस तरीके से ये एग्रीमेंट हुआ और किन-किन देशों पे ये बाइंडिंग है। फिर हमने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के बारे में बात करी। उसके बाद जो लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया वो है ट्रैकोमा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।